हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग शाम वाली क्लास में लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और ये संविधान के तहत आपकी 7वीं क्लास है। ठीक है, 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। तो आज की इस 7वीं क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संघ एवं इसके क्षेत्र की। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद हैं या जिनको हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, उनका खेल शुरू होने वाला है। देखो, अगर आपने पॉलिटी के अंतर्गत अनुच्छेदों पर बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली तो आप मान के चलिए कि 90% पॉलिटी आपकी तैयार हो गई। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, और जो प्रावधान होता है उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से यानी कि भारत जो संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, वहाँ से क्या होता है, अनुच्छेद की स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए, और जो चीज़ें आप नोट करना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको नई लगें आप नोट कर सकते हैं, या तो अगर आपने ये नोट्स ऑर्डर कर लिए हैं तो फिर आप उनको सामने ज़रूर खोल के रख लीजिए, और अगर कोई पॉइंट मेरे द्वारा नया बताया जाता है तो आप उसमें तुरंत नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। तो अब देखो, यहाँ पर पहली ही लाइन में संविधान के भाग 1, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है कि संविधान का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 से 4 हैं उनमें किसकी चर्चा की गई है, संघ और इसके क्षेत्रों की। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि किस भाग में भारतीय संघ और इसके क्षेत्रों की या फिर इसके राज्यों की चर्चा की गई है। तो भाग 1 में अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 1 से 4 तक में। अब हम लोग धीरे धीरे जो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं तो प्रत्येक अनुच्छेद को यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इनमें क्या प्रावधान किया गया है। अब देखो, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। अब देखो, भारत को संविधान में भारत भी कहा गया है और दूसरा इंडिया। तो भारत के दोनों नाम संविधान में स्वीकृत हैं, यानी कि भारत और इंडिया। जो विवाद आजकल छिड़ा हुआ है, अगर संविधान के अनुरूप हम देखें तो दोनों नाम ही अपनी जगह पर पूरी तरीके से सही साबित होते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में। और आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो ये राज्य क्षेत्र होंगे, यानी कि भारतीय संघ के जो राज्य क्षेत्र होंगे, वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। उन्हें कोई भी अधिकार भारत से अलग होने का नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग इसको एक व्यवहारिक तरीके से समझें, जैसे भारत है, भारत का एक राज्य हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कभी भी अपने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर सकती है। वो कभी भी ये नहीं कह सकती है कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। ऐसा किसी भी राज्य को कोई भी अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। और जब आगे बढ़ो तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखो पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, इनमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से कर लीजिए, आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। अब देखो, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम,
उनके क्षेत्र विस्तार को कहां पर दर्शाया गया है? संविधान की पहली अनुसूची में। अब देखो अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को। पहला कौन सा है? देखो, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा संघ क्षेत्र यानी कि संघ शासित प्रदेश। और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक राज्यों का क्षेत्र, एक संघ शासित क्षेत्र या फिर संघ क्षेत्र, और तीसरे ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अब देखो अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह अनुच्छेद 2 को संशोधित कर भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है। ये वो राज्य होते हैं जो पहले से भारतीय संघ के हिस्से नहीं होते हैं। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है कि भारत की संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एक शक्ति प्रदान की गई है कि आप इस अनुच्छेद 2 में संशोधित करके भारतीय संघ में किसी भी नए राज्य का प्रवेश करा सकते हैं या फिर उसकी स्थापना कर सकते हैं। अब नए राज्यों का प्रवेश से यहाँ पर मतलब उन राज्यों से है जो कि पहले भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। ठीक है, जैसे भारत में अभी वर्तमान में देखें तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और फिर भारत को कोई और क्षेत्र मिल जाता है तो क्या करता है भारत? अगर इसमें समाहित करता है अपने क्षेत्र में तो वो अनुच्छेद 2 के तहत ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो सिक्किम पहले क्या था? एक स्वतंत्र देश था। फिर अनुच्छेद 2 में भारतीय संसद के द्वारा संशोधन किया गया और इसको भारत के संघ क्षेत्र में शामिल किया गया। और कब किया गया? देखो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया और एक राज्य का दर्जा या फिर राज्यों के समकक्ष बनाया गया। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 2 की। यहाँ पर एक चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि ये वो राज्य हैं जो पहले से भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, क्योंकि अभी जब आप अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे तब हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। देखो अनुच्छेद 3 में भी लिखा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसमें बस अंतर इतना है कि इसमें जो नए राज्यों का निर्माण होगा वो इस भारत के संघ के हिस्से पहले से ही होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से काटकर 2000 में एक उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, तो वो भारतीय संघ का हिस्सा तो पहले ही था, बस क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया था। तो ये मामला होता है अनुच्छेद 3 का। जबकि अनुच्छेद 2 में क्या था कि उसमें जब किसी राज्य का निर्माण हो रहा था तो वो जो राज्य था वो पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, जैसे कि हम लोगों ने देखा सिक्किम के संदर्भ में। तो बात करते हैं अब अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 3 में देखें क्या क्या है। ये भारतीय संसद को अधिकार देता है कि संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, इसमें देखो कुछ चीजें और जुड़ गई। इसमें देखो क्या था, इसमें टोटली था नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, जो कि भारतीय संघ का हिस्सा पहले नहीं थे। लेकिन अनुच्छेद 3 में देखो क्या है,
इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या फिर बढ़ाना है, किन्हीं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना, ठीक है। तो इस तरीके के प्रावधान अनुच्छेद 3 में किए गए हैं और ये सारी शक्ति दी किसे गई है, वो दी गई है संसद को, ठीक है। इसमें राज्य विधानमंडल को कोई भी इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वो अपने आप से एक नया राज्य बना ले, ठीक है। तो अब देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन या फिर पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये भारतीय संघ के हिस्से पहले से ही होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या था, अनुच्छेद 2 में था कि ये भारतीय संघ के हिस्से नहीं होते हैं, ठीक है, यही अंतर है। बाद बाकी अनुच्छेद 3 में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि राज्यों के नाम परिवर्तन, क्षेत्रों को घटाना बढ़ाना, ठीक है, सीमा परिवर्तन, यानी कि टोटल बात की जाए तो राज्यों में परिवर्तन और पुनर्सीमन की व्यवस्था अनुच्छेद 3 करता है और ये सारी शक्ति किसको है, वो है संसद को। अब देखो अनुच्छेद 3 में अगर आपको कोई भी संशोधन करना है तो इसके लिए दो शर्तें हैं अनुच्छेद 3 में, और ये शर्तें माननी अनिवार्य हैं। कौन कौन सी हैं, देखो, अगर अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन करना है तो इससे संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाता है। यानी कि अगर राज्यों के नाम में कोई परिवर्तन करना है, उसकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र को घटाना बढ़ाना है या फिर किसी एक नए राज्य का निर्माण करना है, तो क्या होगा कि पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति इस अध्यादेश को मंजूरी से पूर्व राज्य विधानमंडल को भेजता है ताकि उसका मत जान सके। अब देखो राष्ट्रपति के पास जब संसद पहुंचती है, ठीक है, कि हमें ये अध्यादेश पारित करना है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करता है कि मंजूरी देने से पहले उस अध्यादेश को कहां पर, राज्य विधानमंडल में भेजता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि चाहे राष्ट्रपति हो या फिर संसद हो, दोनों ही राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो फैसला लेना है वो राष्ट्रपति और संसद ले सकते हैं, उसमें राज्य विधानमंडल का कोई भी मत ऐसा नहीं होगा जो कि इन दोनों के लिए कैसा हो, बाध्यकारी हो, ठीक है। अब देखो ये जो मामला है कि राष्ट्रपति और संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये उपबंध मूल संविधान में नहीं था। इसको कब लाया गया, 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। यानी कि अगर अनुच्छेद 3 में कोई भी संशोधन करना है तो पहले क्या होता था कि इसमें राज्य विधानमंडल का मत भी माना जाता था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति और संसद के द्वारा। यह जरूरी था कि वो राज्य विधानमंडल के दिए हुए मत को लागू करे। लेकिन 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा इसे संविधान में संशोधित किया गया और प्रावधान किया गया कि फिर इसके बाद यानी कि 1955 के बाद राष्ट्रपति और संसद अगर अनुच्छेद 3 में कोई भी संशोधन कर रहे हैं तो उसमें राज्य विधानमंडल का जो मत होगा उसको मानना कोई भी बाध्यकारी या फिर अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सुनते रहिए और इसको कॉन्सेप्चुअल यानी कि एक व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखो आप इस चीज को तो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 को क्यों लाया गया, ठीक है। अगर मान के चलिए
संसद उत्तर प्रदेश से काट के एक राज्य बना रही है उत्तराखंड। तो आज के दौर में जो राज्य है वो चाहता है कि यहाँ के किसी भी क्षेत्र को ना काटा जाए, ना ही किसी राज्य को तोड़ा जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हर जो राज्य विधानमंडल होता वो जब भी राष्ट्रपति उनके पास कोई भी अध्यादेश भेजता कि हमें आपके राज्य में से एक नए राज्य का निर्माण करना है, आपके राज्य के एक क्षेत्र से, तो उसमें जो राज्य का विधानमंडल होता वो तो भाई तुरंत मना कर देता, क्योंकि आज के समय में कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि उस राज्य का बंटवारा हो, यानी कि उस राज्य के क्षेत्र को काटकर किसी भी अन्य राज्य का निर्माण किया जाए। तो फिर 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई कि राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 3 के संदर्भ में कोई भी अपना मत दे तो वो मत राष्ट्रपति और संसद के लिए बाध्यकारी या फिर अनिवार्य रूप से मानना नहीं होगा। अब देखो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4 की। 1 की बात करी, 2 में क्या है उसको समझा आपने, फिर 3 में समझा क्या है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अब देखो अनुच्छेद 4 में स्वयं लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे, जैसे कि राज्यों का प्रवेश, गठन, राज्यों का नाम परिवर्तन आदि, तो उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 4 स्वयं घोषित करता है कि जो भी संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए होंगे उनको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का जो विधेयक होता है या फिर जो कानून होता है वो एक सामान्य और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित हो जाता है। जैसे किसी प्रदेश का नाम बदलना हो, नए राज्यों का प्रवेश कराना हो भारतीय संघ में, या फिर नए राज्यों का गठन कराना हो, तो ऐसा जो विधेयक होता है या फिर जो कानून होता है वो साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए और सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है। और इस तरीके के जो संशोधन होते हैं उन्हें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पर बात सिर्फ अनुच्छेदों की चलने वाली है। देखो अनुच्छेद 4, 2, 3, अनुच्छेद 368, तो यही सारा अनुच्छेदों का गेम है। अगर आप समझ गए तो पॉलिटी आपकी उंगलियों पर आ जाएगी। अब देखो हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 4 तक खत्म कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। अब देखो स्वतंत्रता से पहले जो भारत का क्षेत्र था वो 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से 2 भाग थे? एक ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थीं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि 549, यानी कि ये 9 प्रांत तो तुरंत शामिल हो गए, लेकिन जो 552 देशी रियासतें थी उनमें से सिर्फ 549 ही भारत में आसानी से शामिल हुई। बाद बाकी जो 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ने भारत में शामिल यानी कि विलय होने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जिनके बाद इन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत के क्षेत्र में शामिल किया गया। अब देखो जूनागढ़ में देखो क्या किया गया, जूनागढ़ में कराया गया जनमत संग्रह। ठीक है, हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में क्या किया गया, पुलिस कार्रवाई, और यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करी गई और फिर जोर जबरदस्ती हैदराबाद को भारत के संघ क्षेत्र में शामिल किया गया। उसके बाद देखो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और फिर इसको शामिल कराया गया। तो ये था थोड़ा सा मुद्दा कि जो 3 देशी रियासतें भारत में शामिल नहीं हो रही थी तो वो किस तरीके से शामिल
हुई। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई, और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर वहां के राजा के द्वारा हस्ताक्षर के बाद भारतीय क्षेत्र में इन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हो गया देशी रियासतों का एकीकरण। अब देखो, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद कुछ राज्य पुनर्गठन आयोगों की स्थापना की गई थी ताकि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। तो अब इस मामले में बहुत विवाद था कि जो नए राज्यों का पुनर्गठन हो वो आखिर किस आधार पर हो, भाषाई आधार पर या फिर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। अब भाषाई आधार का ये मानना था, जैसे कि मान के चलो एक तरफ तेलुगु लोग रहते हैं तो उनके लिए एक अलग तेलुगु राज्य की स्थापना कर दी जाए, जो तमिल बोलते हैं उनको पूरा एक अलग राज्य दे दिया जाए, जो मलयालम बोलते हैं उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे विवाद सामने थे। तो इसी के दौरान जो भारत की सरकार थी उसने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोगों का निर्माण किया। तो उसमें सबसे पहला आयोग था धर आयोग, जो कि जून 1948 को स्थापित या फिर इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, तो एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया था। और ये भाषाई प्रांत आयोग था, यानी कि ये इस बात का मतलब इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या हम भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर सकते हैं। तो देखो, धर आयोग ने दिसंबर 1948 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसने ये सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यानी कि धर आयोग ने भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, इस बात को नकार दिया। धर आयोग ने क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, क्योंकि कथन में बहुत बार इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। बाद बाकी कि कब गठित हुआ, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, और सिफारिश क्या दी। तो इस तरीके की चीज़ें विभिन्न आयोगों से पॉलिटी के अंतर्गत बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो धर आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद देखो, एक JVP समिति का गठन हुआ, जवाहरलाल नेहरू और फिर देखो वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीता रमैया, इनके जो नाम के आगे के पहले अक्षर हैं उसके नाम पर ही इस समिति का नाम JVP समिति रखा गया। और इसका देखो गठन कब किया गया, कांग्रेस द्वारा 1948 में। और इसमें देखो कौन कौन लोग थे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीता रमैया। ठीक है, उसके बाद देखो इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस बात को औपचारिक रूप से कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, औपचारिक रूप से इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो यानी कि धर आयोग ने भी बोल दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना हो, और जो फिर 1948 में JVP समिति बनी उसने भी मना कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 1953 में एक घटना घटी कि एक कांग्रेसी नेता थे, उनका नाम था, याद कर लीजिए, पोटी श्रीराम मुल्लू। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ तो इन्होंने विरोध किया, और विरोध के दौरान इनने भूख हड़ताल करी, और फिर 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई।
तो फिर सरकार को क्या करना पड़ा, सरकार को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य का गठन करना पड़ा, जो कि था आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये जो थे पोटी श्रीराम उल्लू, ये तेलुगु भाषी लोगों के लिए राज्य की मांग कर रहे थे। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया और उसकी कहानी थी ये। नाम अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, बाद बाकी डेट याद रख लीजिए, अक्टूबर 1953। बाद बाकी तेलुगु भाषी क्षेत्र यानी कि तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और एक चीज ध्यान रखिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक और आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। इन आयोगों के संदर्भ में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो फजल अली आयोग की बात करें तो इसे सरकार ने कब गठित किया था, दिसंबर 1953 में। और इस आयोग के देखो सदस्य कौन थे, तो सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। अब देखो इन दोनों के भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि शायद यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्यों के नाम क्या थे। ठीक है, तो विकल्प में बहुत से चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य थे। अब देखो जो फजल अली आयोग था, इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी आयोग की सिफारिश पर भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। बाद बाकी इस फजल अली आयोग ने भी एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को क्या किया, अस्वीकार किया। तो यानी कि जितने भी आयोग इस संदर्भ में गठित किए गए, सभी लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और इसे पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। बाद बाकी ये भी ध्यान रखिए कि भारत में सबसे पहले 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत बार पूछा जाता है। बाद बाकी फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953। इसके अन्य 2 सदस्य के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1955 में। ठीक है, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब हुआ, सर्वप्रथम 1 नवंबर 1956 को। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1956 के बाद फिर कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में अभी तक बने हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किसी राज्य की स्थापना के वर्ष को पूछ लिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, यूपीपीसीएस 2-4 बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्रम से लगाने के लिए दे देता है। जैसे कि आपको दे देगा नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और फिर इनको क्रम से लगाना होगा कि नागालैंड 16वां, हरियाणा 17वां, हिमाचल प्रदेश 18। तो ऐसे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है। बाद बाकी बहुत बार यहाँ से युग्म सुमेलन वाला क्वेश्चन भी मिला है, एक तरफ दे देगा राज्य और एक तरफ दे देगा उनके स्थापना का क्रम, और फिर आपको इस तरीके से मिलाना होगा। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपके सामने लेके आया हूँ। और देखो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो होगी, क्योंकि इतने सारी डेट याद रखना कोई छोटा खेल नहीं है, लेकिन वही है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर चीज़ों को रटना भी सीखना होगा। अब देखो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में इन राज्यों का जो गठन था वो मुंबई से पृथक करके किया गया। पहले क्या था, पहले बम्बई प्रांत था, फिर वहाँ 1960 में उसको पृथक करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि 1956 में फजल अली आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था,
और ये जो राज्य हैं ये उसके बाद के राज्य हैं, तभी ऊपर लिखा गया है 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात को बंबई प्रांत से पृथक करके 1960 में बनाया गया। फिर गोवा, तो गोवा को देखो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। बाद बाकी ध्यान रखना कि गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य है। ठीक है, अब देखो 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया, ये भारतीय संघ का 16वां राज्य था 1963 में। हरियाणा 17वां राज्य 1966 में। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य 1971 में। ठीक है, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, बाद में आपको इसको याद तो करना ही पड़ेगा। मणिपुर की बात करें, देखो 19वां राज्य 1972 में। त्रिपुरा की बात करें तो 20वां राज्य 1972 में। मेघालय की बात करें तो देखो 21वां राज्य, और इसके बारे में थोड़ा देखो 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा इसे पहले स्वायत्त शासी प्रदेश बनाया गया और फिर 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बाद बाकी ये भारतीय संघ का 21वां राज्य था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मणिपुर भारतीय संघ का कौन सा राज्य था। इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये भी लिख दिया है 19वां, 20वां, 21वां, इस तरीके से। अब देखो सिक्किम की बात करें तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा पहले इसे संबद्ध राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो सिक्किम 22वां राज्य था। मिजोरम देखो 23वां राज्य 1987 में। उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य 1987 में। और छत्तीसगढ़ 26वां, 25वां गायब है, 25वां ध्यान रखना, 25वां है गोवा। भारतीय संघ का 25वां राज्य गोवा है। 24वां अरुणाचल प्रदेश 1987 में। फिर 26वां है छत्तीसगढ़ 2000 में। 27वां है उत्तराखंड 2000 में, उत्तर प्रदेश से अलग करके इसे बनाया गया था। फिर झारखंड देखो 28वां राज्य है, 2000 में इसे बिहार से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना देखो 29वां राज्य है, 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो अब देखो ये राज्य अलग करके बनाए जा रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 3 में संशोधन करके ये सारे राज्य बनाए गए होंगे। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपने देख ली। इसको दोबारा से एक बार बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख के, यहाँ से अगर आपके पास नोट्स नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार नोट्स मंगा के उसको रख लें। सभी परीक्षाओं में, चाहे आप कहीं से भी हो, एमपी से हो तो वो एमपी पीसीएस में काम करेंगे, अगर आप बिहार से हैं तो बीपीएससी में काम करेंगे, छत्तीसगढ़ हैं तो छत्तीसगढ़ पीसीएस, यानी कि जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं सभी में ये नोट्स पूर्णतः कारगर सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सिर्फ आरओ यारो के लिए बने हैं, इसके अलावा ये किसी में काम नहीं आएंगे, क्योंकि चीज़ें सारी वही पूछी जानी है। बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न हो सकता है कि कहीं पर टफ हो जाए और कहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का हो जाए। दिल्ली की बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य श्रेणी में रखा गया। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। ठीक है, और दिल्ली के लिए इसी अधिनियम में एक विधानसभा का भी उपबंध किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाद बाकी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देखो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है,
अनुच्छेद 239 का के तहत दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 239 का, ठीक है, अच्छे से रट लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 भी अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा ही दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और दिल्ली के लिए एक विधान सभा का प्रावधान भी किया गया। अब देखो, भारत में देखते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में देखें, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 2 घटनाएं अभी रिसेंटली में हुई हैं। तो एक तो बात थी जब जम्मू कश्मीर में 370A और 35A को हटाया गया था और फिर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि उस समय फिर राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 28 राज्य हो गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन फिर 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, यानी कि 2 ये केंद्र शासित प्रदेश थे और सरकार ने जनवरी 2020 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया। और इसके बाद हम देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कितने थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 219 जब पारित किया गया तो देखो, एक राज्य खत्म हो गया जम्मू कश्मीर, बचे कितने? 28। और केंद्र शासित प्रदेश 2 बड़े थे तो ये हो गए थे 9। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, तो राज्य तो रहे 28 और ये रह गए कितने? 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाद बाकी यहाँ से फैक्ट देख लेना कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 था, ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। बाद बाकी दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को जो एक साथ किया गया था, वो अधिनियम जो था वो देखो कब लागू हुआ था? जनवरी 2020 में। डेट भी दी गई है 26 जनवरी 2020 को। तो वर्तमान स्थिति 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो, भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ भूमि समझौता भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और ये भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने भूगोल में पढ़ी थी। तो इतनी लंबी सीमा है तो सीमा के संदर्भ में कुछ ना कुछ विवाद जरूर होंगे। तो उन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए क्या किया गया? भारत की संसद ने 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को पारित किया और इस संशोधन में ये प्रावधान था कि कुछ भूभाग बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये विवाद था ये निपट गया। तो कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। देखो, पॉलिटी जब भी आप पढ़ते हैं, एक तो मामला होता है अनुच्छेद का, ठीक है, फिर भाग, अनुसूची, ठीक है, और उसके बाद जो भी विभिन्न संशोधन होते हैं, इन चारों को अगर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो पूरी पॉलिटी आपकी जेब में होगी, ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत ध्यान रखा करिए कि जहाँ पर भी कोई संविधान संशोधन अधिनियम आए तो तुरंत देखिए कि उससे क्या क्या चेंजेज किए गए हैं। संशोधन का मतलब होता है चेंज करना किसी भी मुद्दे में, ठीक है। और ध्यान रखना एक चीज कि संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करके भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप दे।
तो ये शक्ति है संसद को। तो ये बात हो गई भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते की। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अगर देखो, संसद अगर कोई विधि बनाती है कि इसमें मुख्यमंत्री होगा इस संघ शासित प्रदेश में, तो बात अलग है, नहीं तो सभी संघ शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक विधानसभा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 239 का के तहत। वहां पर तो एक विधानसभा की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे, जैसे कि आप चले जाइए कहाँ पर, दादरा नगर हवेली, ठीक है, यानी कि अब तो एक हो गया है, दादरा नगर हवेली, दमन दीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। यहाँ का प्रशासन कौन संभालता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। बहुत सिंपल सा फैक्ट था, ये सभी को पता है कि संघ शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। और कहीं कहीं पर अनुच्छेद 239(1) के तहत संसद द्वारा उस संघ शासित प्रदेश में अगर विधानसभा का गठन किया गया है, तब तो मामला पूरा यही होता है कि वहाँ का मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मिलके ही प्रशासन को संभालते हैं। अब देखो एक फैक्ट ये देखो, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में एक शब्द प्रयुक्त किया था यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी कि राज्यों का संघ, और उन्होंने कहा था कि इसका जो अर्थ है वो ये नहीं है कि संघ और राज्य के बीच में कोई समझौता हुआ हो, समझौता नहीं है, बल्कि ये जो संघ है, जो राज्य हैं वो संघ के ही भाग हैं और राज्यों को किसी भी तरीके से संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात वही है जो हम लोगों ने अभी अनुच्छेद 1 के तहत पढ़ी थी। उसके बाद देखो नाम परिवर्तन का भी हम लोग एक देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि कर्नाटक का नाम पहले था क्या? मैसूर, और मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा कर्नाटक रखा गया नाम चेंज करके। किसका? मैसूर का। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक का नाम पहले क्या था? मैसूर। फिर देखो किस अधिनियम के द्वारा मैसूर का नाम परिवर्तन करके कर्नाटक किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973। तो ये हो गया आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट। एक एक अनुच्छेद को यहाँ पर और एक एक अधिनियम को बहुत अच्छी तरीके से देखते चलिए, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसमें जितना भी अभी तक पूछा गया है सारी चीज़ें इसमें समाहित थी, तो कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद बाकी आप लोग लगातार वीडियोस को साथ साथ देखते चलिए, बाद के लिए कुछ मत छोड़िए, क्योंकि बहुत कम समय अब आपके पास है। लगभग अगर अभी हम लोग देखें तो आपके पास सिर्फ 90 दिन का समय है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, और 90 दिन एक बहुत कम समय होता है, तो बहुत ही तेज़ी से लगिए और इसके सिलेबस को पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।